नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अभी तक उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी वो इस संबंध में थी कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, खासतौर पर चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश से हैं, और चूंकि इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार भी उसी इलाके से बना रखा है, सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू थोड़ा सा खेल कर सकते हैं और इसमें जो बीजेपी ने राधा कृष्णन को खड़ा किया है उनके लिए मुश्किलें पेश आ सकती हैं या वो हार भी सकते हैं। लेकिन ये एक दूर की कौड़ी थी। चंद्रबाबू नायडू बहुत चालू चीज़ हैं, वे इस तरह के गेम में नहीं फंसते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और कौन दे सकता है। वो भली भांति जानते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी सरकार से उनका नाता जुड़ा रहेगा तो वो भी सेफ रहेंगे, उनकी सरकार भी बची रहेगी और राज्य को अच्छी खासी मदद भी वो केंद्र सरकार से लेते रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू बहुत सारे मामलों में फंसे हैं, उनकी बहुत सारी फाइलें केंद्र सरकार के पास हैं, ये वो बखूबी जानते हैं। तो वो तब तक अपने स्टैंड से, मौजूदा स्टैंड से, सरकार को समर्थन देने के रुख से तब तक हिलेंगे डुलेंगे नहीं जब तक उन्हें पूरी तरह से यकीन न हो जाए कि अब प्रधानमंत्री मोदी के दिन पूरे हो गए हैं और ये सरकार ढहने वाली है और जो दूसरी सरकार बनेगी उस पर दांव लगाना बेहतर होगा, फ़ायदेमंद होगा। इसलिए नायडू को लेकर जो चर्चाएं चल रही थीं वो बेमतलब थी, बेमानी थी, उनका कोई आधार नहीं था। कोई फेरबदल, उठा पटक उनके ज़रिए नहीं होने वाला था, ना होगा। उन्होंने इसको पुष्ट भी कर दिया है। लेकिन एक नया विवाद जो छेड़ा है सत्तारूढ़ दल ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, वो बहुत ही, कहना चाहिए कि दरिद्र सोच को प्रतिबिंबित करता है, बहुत ही घटिया सोच को दिखाता है। और उपराष्ट्रपति पद के जैसे चुनाव में जिस गरिमा, जिस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, उसी का सबसे पहले उल्लंघन सत्तारूढ़ दल ने किया है और उसकी अगुवाई गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। अमित शाह ने एक बहुत ही गंभीर आरोप जस्टिस सुदर्शन रेड्डी पर लगाया। आरोप क्या है? आरोप उन्होंने लगाया कि उनकी वजह से नक्सलवाद को रोकने में देरी हुई या उन्होंने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। उनके एक निर्णय ने, जो उन्होंने करीब 1.5 दशक पहले दिया था, 2011 में दिया था, उस फैसले के आधार पर उनको नक्सल समर्थक बताया जा रहा है, जो कि कतई गलत है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो पूरा मुद्दा है सलवा जुड़म का, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना जानते होंगे। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सलवा जुड़म छत्तीसगढ़ सरकार ने, उस समय छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्होंने 2005 में एक अभियान शुरू किया था सलवा जुड़म के नाम से। सलवा जुड़म का जो वहाँ की गोंडी भाषा है उसमें अर्थ होता है शांति मार्च या शुद्धिकरण अभियान। तो ये उस भाषा से, आदिवासी भाषा से ये शब्द उठाया गया और उसके ज़रिए बड़ी तादाद में वहाँ के जो स्थानीय युवा आदिवासी थे उनको एसपीओ, विशेष पुलिस अधिकारी बनाकर भर्ती कर लिया गया और उन्हें हथियार दिए गए, प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी गई और उनको नक्सलियों के खिलाफ तैनात कर दिया गया। यानी उनको एक तरह से बलि का बकरा बना दिया गया, उनको नक्सलवादियों से लड़ने के लिए खड़ा कर दिया गया, जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे। और उनके ज़रिए उन इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की गई, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया। तो नक्सल प्रभावित इलाकों में, जो कि बस्तर का इलाका है, उस इलाके में इस योजना को अंजाम दिया गया था। लेकिन 2008 में इसको बाकायदा चुनौती दी गई। 2008 में सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी कुमार और इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इस सलवा जुड़म की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की
और जिस पर 2011 में संविधान पीठ जो सुप्रीम कोर्ट की थी, 2 न्यायाधीशों की पीठ थी, जिसमें जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एस निज्जर शामिल थे। उन्होंने फैसला सुनाया। अब ये जो हमारे गृह मंत्री महोदय हैं इस फैसले के लिए अकेले बी सुदर्शन रेड्डी को टारगेट कर रहे हैं। अकेले सुदर्शन रेड्डी का फैसला नहीं था, 2 लोग इसमें शामिल थे, जस्टिस एस निज्जर भी थे। दोनों का एक मत का फैसला था, कहीं कोई मतभेद नहीं था। दोनों ने माना था कि ये जो मिलिशिया गठित की गई है, आदिवासियों को इकट्ठा करके उनको हथियार देने का काम किया गया है, वो असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुलवा जुड़म को ख़त्म करने के आदेश दिए थे और इस तरह से कोर्ट ने माना था कि आदिवासियों को हथियार देकर नक्सलियों से लड़ने के लिए तैनात करना संविधान के अनुच्छेद 14 जिसमें समानता का अधिकार होता है और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होता है, दोनों का ही उल्लंघन है। और कोर्ट के आदेश के तहत एसपीओ को तुरंत भंग करने के आदेश दिए गए। एसपीओ से हथियार वापस लेने के लिए भी कहा गया और कहा गया कि नक्सलवाद की समस्या का समाधान इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, ये सामाजिक आर्थिक समस्याओं को जटिल करते हैं और नक्सलवाद का समस्या का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि विकास और सामाजिक न्याय से संभव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इतना कहा बल्कि सलवा जुड़म को राज्य प्रायोजित स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आतंकवाद के तौर पर भी देखा, क्योंकि इसमें आम नागरिकों को हिंसा के चक्र में धकेला जा रहा था कि एक तरफ माओवादी थे, नक्सलवादी थे, वो हिंसा कर रहे थे। अब उनसे निपटने का काम राज्य का होता है, राज्य उनसे निपटे, राज्य की जो सुरक्षा बल हैं वो उनसे निपटे, लेकिन इसमें नागरिकों को झोंक दिया गया कि आपको धक्का देके लड़ाई लड़ने के लिए भेज दिया गया। आदिवासियों को आदिवासियों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया और उन दोनों के बीच में संघर्ष को बढ़ावा दिया गया। तो इस तरह से ये जो एक गलत फैसला था डॉक्टर रमन सिंह सरकार का, उसको सरकार ने 6 साल बाद, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल बाद 2011 में इसको ये फैसला आया था और उसने सलवा जुड़म को रद्द करने की बात कही थी। अब ये इसको जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो इस तरह से पेश कर रहे हैं कि ये फैसला केवल सुदर्शन रेड्डी का था। सुदर्शन रेड्डी ने ये फैसला इसलिए दिया था कि उनका जो सोच है वो नक्सलवादी है, वो नक्सलवादी ढंग से सोचते हैं, लेकिन इसका रेड्डी ने खुलकर विरोध किया है कि मैं तो केवल संवैधानिक नागरिकता को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ और उसके हिसाब से मैंने फैसले किए, निर्णय दिए और उन्हीं के हिसाब से मेरा चिंतन मनन चलता है। तो उस आधार पर वो इस चुनाव में भी खड़े हुए हैं। अब ज़रा देख लें कि जो सुदर्शन रेड्डी हैं, क्या उनका एक यही फैसला है जिसको लेकर उड़ गए हैं अमित शाह, या उन्होंने दूसरे भी बहुत सारे ऐसे अच्छे फैसले दिए हैं जो उनके खाते में जाते हैं और जब उनका आकलन किया जाए तो उन फैसलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये फैसला भी गलत नहीं था, सलवा जुड़म को डिसबैंड करने का फैसला भी संविधान पीठ के 2 सदस्यीय संविधान पीठ का गलत नहीं था। जस्टिस निज्जर और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी दोनों का संयुक्त फैसला था, इसलिए उसमें किसी भी तरह की कोई बात नहीं थी। उसको बार में कई बार चैलेंज भी किया गया जो कि नहीं टिका। इसका मतलब है कि ये फैसला पुख्ता था, इसको चैलेंज देने का कोई मतलब ही नहीं था। बहरहाल इस जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने कुछ और मामलों में जो फैसले दिए हैं, महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, उनमें से एक है काले धन पर एसआईटी का गठन। ये राम जेठमलानी जो मशहूर वकील हैं, उन्होंने ये मामला दाखिल किया था और जस्टिस रेड्डी और जस्टिस निज्जर की ही पीठ थी जिसने विदेशी बैंकों में जमा काले धन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया था। इस फैसले ने काले धन के खिलाफ भारत सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको मजबूत किया था और इसे एक ऐतिहासिक कदम माना गया था।
इसके प्रभाव में एसआईटी ने बाद में काले धन से संबंधित कई मामलों की जांच की और इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम माना गया। दूसरा बड़ा फैसला दिया था इच्छा मृत्यु को वैध करने का। ये पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है। और अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ, ये भी जो फैसला आया था वो 2011 में आया था। जस्टिस रेड्डी ने अरुणा शानबाग मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सशर्त मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि असाध्य रोगियों के लिए जहां कोई भी उनके इलाज की संभावना न हो, जो लाइफ सपोर्टिंग उपकरण लगे हैं उनको हटाने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते इसकी मंजूरी हाई कोर्ट से ले ली गई हो। और इस फैसले ने भारत में इच्छा मृत्यु पर बहस को आगे बढ़ाया और 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सक्रिय इच्छा मृत्यु को भी मंजूरी देने का आधार तैयार किया गया। यानी 2011 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया और 2018 में फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने ही और पुख्ता आधार दिया। एक तीसरा मामला लीजिए, और ये सारे फैसले उस समय आए थे जब यूपीए की सरकार थी। केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी कि उसके खिलाफ दिया गया या उसके पक्ष में दिया गया। अब सीबीआई की स्वतंत्रता का मामला देखिए। कोल माइंस आवंटन घोटाला हुआ था, कोल ब्लॉक का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, एलोकेशन हुआ था, उसका मामला है, ये 2010 का है। जस्टिस रेड्डी ने कोयला खदान आवंटन घोटाले से संबंधित मामलों में सीबीआई की स्वतंत्रता पर जोर दिया था और सरकारी दखलंदाजी को रोकने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए थे। इसने जांच एजेंसियों की स्वायत्तता को उस समय मजबूत करने में मदद की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, करप्शन के खिलाफ। फिर एक और फैसला उनका था पर्यावरण और आदिवासियों के अधिकार से संबंधित था। रेड्डी ने कई मामलों में, एक नहीं कई मामलों में पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी अधिकारों को तरजीह दी थी। उदाहरण के लिए वेदांता खनन मामले में उन्होंने आदिवासी समुदाय के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया था। वेदांता आदिवासी इलाकों में खनन करना चाहता था, आदिवासी भूमियों को हड़पना चाहता था, लेकिन इसको उन्होंने रोका था। आदिवासियों के अधिकारों को उन्होंने सपोर्ट किया था और इन फैसलों ने कारपोरेट इंटरेस्ट और आदिवासियों के अधिकारों के बीच एक संतुलन होना चाहिए, इसको अंडरलाइन किया था। तो ये जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का इतिहास है। इसके मुकाबले में आप अगर राधा कृष्णन को देखेंगे तो उनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जो एनडीए गठबंधन ने खड़ा किया है। वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, प्रचारक थे। उसी आरएसएस के बूते पर वो सांसद बने, बीजेपी में शामिल होकर। आरएसएस ही बीजेपी में भेजता है और उसी बीजेपी ने उन्हें कहीं गवर्नर बना दिया। ये है उनकी उपलब्धि है। पार्टी पॉलिटिक्स के ज़रिए आरएसएस के खास होने की वजह से वो इस सफलता को प्राप्त कर पाए और अब उपराष्ट्रपति भी वो बन जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक नंबर गेम्स का सवाल है उसमें एनडीए के सामने इंडिया नहीं टिक पाएगा। तो ये बहुत साफ है। ऐसी सूरत में जब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आपका उम्मीदवार जीतना ही है, तो आप इतना जहर क्यों उगल रहे हो अमित शाह जी, इतनी गंदगी क्यों फैला रहे हो? और आप जब शुरू करते हो तो आपकी पूरी पार्टी इसमें शामिल हो जाती है। तमाम केंद्रीय मंत्री भी उसी तरह की बात करने लगते हैं, आपकी पार्टी भी बात करती है, आपकी आईटी सेल भी उसी तरह से जहर उगलना शुरू कर देती है, जो कि हम देख रहे हैं हो रहा है। इसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है कि आप ये जहाँ पर लोकसभा चुनाव हो रहे हो वहाँ थोड़ा सा गर्मा गर्मी, थोड़ा सा तीखापन आ जाता है, लेकिन ये तो एक साधारण सा चुनाव है जिसमें आपकी जीत पहले से तय है। यहाँ पर अपना मानसिक संतुलन क्यों खो रहे हैं आप? इसमें तो इस तरह की उत्तेजना की ज़रूरत नहीं है, इतना आक्रामकता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप एक जस्टिस जिसका रिकॉर्ड बहुत ही साफ रहा है, जिसने रिटायरमेंट लेने के बाद सरकार से कोई फ़ायदा नहीं उठाया कि किसी आयोग के अध्यक्ष बन गए हों, जिसने रिटायरमेंट होने के बाद अपनी एक साधारण सी ज़िंदगी जी हो और अपने उसूलों पर चला हो, आप उसको इस तरह से लांछित
कैसे कर सकते हैं, कलंकित कैसे कर सकते हैं। आपको अपनी प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखना चाहिए। आपकी अपनी प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके अपने पद की प्रतिष्ठा का। आपकी प्रतिष्ठा क्या है, नहीं है, ये एक अलग मैटर है। लोग आपके बारे में बखूबी जानते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो इतने लंबे शानदार करियर के बाद आए हैं और जिनका जीतना भी तय नहीं है, जो सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रति इतना दुर्भावना रखना कहाँ तक ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।